Hello children, in today's video we are going to start vector topic. As you know, there are two type of physical quantities. First is scalar and second is vector. In scalar, the quantity has only magnitude, no direction. जिन क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो क्वांटिटीज कहलाती स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम. सो व्हेन वी एक्सप्रेस मास, लेंथ और टाइम, देयर इज नो नीड टू एक्सप्रेस विथ डायरेक्शन. आपको मास बताना है कि बॉडी का मास 10 ग्राम है, तो इसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको टाइम बताना है 10 सेकेंड, तो आपको उसमें कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो ये स्केलर क्वांटिटीज है. बट ऑन द अदर हैंड, द क्वांटिटीज लाइक फोर्स, velocity, displacement, they required magnitude as well as direction for the complete representation. इनके complete representation के लिए, इस तरह की quantities के complete representation के लिए हमें direction और magnitude दोनों की requirement होती है. When we say force is applied, तो आपको ये बताना पड़ेगा in which direction, या velocity है तो किस direction में है. तो इस तरह की क्वांटिटी को वेक्टर कहा जाता है. एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड विच ओबे द वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स. इनके एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा. अब इसमें एक वर्ड आया वेक्टर अलजेब्रा. जैसे टाइम का एग्जांपल लें. टाइम का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि इसका एडवांसमेंट ही होता है, ये बैक साइड में नहीं आता है. एट प्रेजेंट अगर 2020 चल रहा है तो नेक्स्ट ईयर वो 2021 होगा, 2019 नहीं होगा. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टाइम का एडवांसमेंट है. या करंट का एग्जांपल लें कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है. उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. पर ना तो टाइम को हम वेक्टर कंसीडर करते हैं और ना ही करंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करते. उनका जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल से होता है. इसलिए इनमें कोई डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम इन्हें वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर नहीं करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किस तरह वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वेक्टर का हम एक सुटेबल स्केल के हेल्प से उसे लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, 30 न्यूटन का लिया है और कन्वर्शन स्केल ले लिया कि 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, देयरफॉर 30 न्यूटन 6 सेंटीमीटर के इक्वल है. अब ये 30 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ अप्लाई किया गया है. तो हम एक 6 सेंटीमीटर का, ओरिजिन से एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये फोर्स F को रिप्रेजेंट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन और जिसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ. वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर इस तरह से एरो हेड बना दिया जाता है. सिंपल अगर हम F लिख रहे हैं तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके ऊपर एरो हेड बना दिया, मतलब इसमें डायरेक्शन के साथ है. इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में कंसीडर करेंगे. कुछ टर्मिनोलॉजी जो वेक्टर में यूज होती हैं वो देखिए. जैसे पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ओरिजिन. जैसे ओ ओरिजिन है, उसके रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल किसी पोजीशन पी पे है, तो जो ओपी लाइन है ये उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. अब मान लीजिए ये पोजीशन पी से पोजीशन क्यू में गया, तो ओ पी भी एक पोजीशन वेक्टर है, ओ क्यू भी एक पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जो एक पी क्यू है ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी किसी टाइम फ्रेम में कितना पोजीशन उसका डिस्प्लेस्ड हुआ है. इक्वल वेक्टर्स, इफ द टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. यहाँ देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लेंथ सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, एंड दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये
इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे. वेक्टर ए इज अ इक्वल वेक्टर ऑफ वेक्टर बी या वेक्टर बी इज द इक्वल वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं. नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर, if the vector have the same magnitude but opposite direction. जैसे यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कहेंगे वेक्टर बी इज ए नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए या वेक्टर ए इज ए नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. मॉडुलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड, वैल्यू. सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बार सिंबल लगा है दोनों तरफ, ये उसके मॉडुलस को यानी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और वेक्टर पी का मॉडुलस सिंपली पी भी लिखा जा सकता है. ये दो तरीके हैं मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के. यूनिट वेक्टर, एज इट्स नेम सजेस्ट, whose magnitude is unit or 1, and unit vector has no unit, no dimension. रीजन समझिए, ये ए और ऊपर में जो सिंबल बना है ये ए कैप रीड किया जाता है. ए कैप या ए कैरेट या ए हेड, कुछ भी इसको रीड कर सकते हैं. ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. सो ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है. इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है यूनिट वेक्टर का. कोप्लानर वेक्टर्स. कोप्लानर मतलब सेम प्लेन में, तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में होते हैं वो कहलाते हैं कोप्लानर वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स. देन को टर्मिनस वेक्टर, इफ देयर एंड पॉइंट्स आर सेम, टर्मिनल पॉइंट आर सेम, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के एंड पॉइंट से जो एरो हेड है एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, तो ये को टर्मिनस वेक्टर्स कहलाएंगे. जीरो और नल वेक्टर. द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड विच हैज आर्बिट्री डायरेक्शन, एक इनडेफिनिट एट रैंडम डायरेक्शन होता है, वो कहलाता है आर्बिट्री डायरेक्शन. तो जीरो वेक्टर को जीरो के ऊपर एरो हेड बना के रिप्रेजेंट किया जाता है. Properties of null vector. When a vector is added to the zero vector, same vector is obtained. जब किसी वेक्टर में नल वेक्टर को ऑब्टेन ऐड करते हैं तो वही वेक्टर दोबारा मिल जाता है. जैसे यहाँ वेक्टर पी में नल वेक्टर को ऐड किया तो सेम वेक्टर वापस हमें पी के फॉर्म में मिल गया. सेकेंड, when real number is multiplied with zero vector, again zero vector is obtained. ये लैम्डा एक कोई रियल नंबर है, इसको नल वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो एक बार फिर हमें नल वेक्टर ही मिल गया, जीरो वेक्टर ही मिल गया. थर्ड, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ जीरो, किसी वेक्टर को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए को जीरो से मल्टीप्लाई किया, अगेन जीरो वेक्टर इज ऑब्टेन. एक बात और ध्यान रखिएगा, जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है. किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है. इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट 2 और 3 हमें मिल रहा है कि हमें ये वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर मिला, यहाँ पे वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर मिला. एडिशन ऑफ वेक्टर्स, किस किस तरह से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. So there are 3 methods by which the vectors can be added. First is triangle law, second is parallelogram law, and third is polygon law. If we have only 2 vectors, then we can use triangle law or parallelogram law. But if we have more than 2 vectors, then we use polygon law. According to triangle law, if 2 vectors are represented by the 2 sides of a triangle
taken in order, then third side of the triangle taken in opposite direction represents the resultant or addition of the first two vector. अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ओ पी क्यू में देखिए, इसके दो साइड, पहला साइड ओ पी साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा साइड पी क्यू वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड साइड यानी ओ क्यू साइड इन दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट को यानी वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा. वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे ओपी और पी क्यू साइड ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू से रिप्रेजेंट है, और थर्ड साइड जो रिवर्स ऑर्डर में लिया, देखिए साइक्लिक ऑर्डर में ओ पी और पी क्यू साइक्लिक ऑर्डर में है, लेकिन जो ओ क्यू है वो साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है. अगर ये साइक्लिक होता तो क्यू से ओ की तरफ होता है, और यहाँ पे एरो हेड मार्क किया ओ से क्यू की तरफ, तभी यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट ऑफ टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन. रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal through their common point represents the resultant of two vectors. जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को किसी पैलोग्राम ओ पी एस क्यू, एक पैलोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट साइड ओ पी और ओ क्यू उसके एडजेसेंट साइड हैं, तो ओ पी से वेक्टर ए को, ओ क्यू से वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को. अब हमारे पास दो डायगोनल है, एक तो ओ से एस की तरफ है, एक है पी से क्यू की तरफ, तो हमें वो डायगोनल कंसीडर करना है जो दो वेक्टर के कॉमन पॉइंट्स हो. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का कॉमन पॉइंट ओ है, तो ओ से जो डायगोनल जा रहा है ओ एस, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को. तो इसमें हम पैलोग्राम बना के रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, और प्रीवियस केस में ट्राइंगल बना के रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन किया जाता था. पॉलीगॉन लॉ, if number of vectors are represented by sides of open polygon taken in order, then closing side of the polygon taken in opposite order represents resultant of these vectors. जैसे किसी पॉलीगॉन के साइड से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो क्लोजिंग साइड होगा वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी आर टेकन अलोंग द साइड्स ऑफ ओपन पॉलीगॉन ओ ए बी सी डी. अभी ये ओपन है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन से ड्रॉ किया गया ओपन पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ओ ए वेक्टर ए को, ए बी वेक्टर बी को, बी सी वेक्टर सी को, सी डी वेक्टर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी या वेक्टर डी दिए वैसा यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है. ए के पैरेलल ए ड्रॉ किया, बी के पैरेलल यहाँ बी वेक्टर ड्रॉ किया, सी के पैरेलल ए सी वेक्टर ड्रॉ किया, डी के पैरेलल डी ड्रॉ किया वेक्टर डी. जहाँ पे एक वेक्टर फिनिश हो रहा है वहाँ से नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ सेकेंड वेक्टर फिनिश हो रहा है वहाँ से थर्ड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ थर्ड वेक्टर फिनिश हो रहा है वहाँ से फोर्थ वेक्टर स्टार्ट हो रहा है. तो अभी हमें ओपन पॉलीगॉन मिला ओ ए बी सी डी. इसका जो क्लोजिंग साइड है तो ओ डी एक क्लोजिंग साइड है, इसे अपोजिट, अगर साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे तो डी से ओ आएगा, हमें ओ से डी डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो ओ से डी विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, दैट इज वेक्टर आर. रिजल्टेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, ये कहलाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर में ये दो की पॉइंट्स याद रखिएगा कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एंड वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है. अभी आपने वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड्स पढ़े थे, जिसमें ट्रायंगल लॉ, पैलोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ था. ये कम्बरसम टीडियस प्रोसेस था, जिसमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पहले हमें सूटेबल लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता था, फिर सूटेबल डायरेक्शन उसमें लेके सेकेंड थर्ड वेक्टर को आप ड्रॉ करते थे, और फिर उसमें रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करते थे.
रिजल्टेंट वेक्टर भी लेंथ के फॉर्म में आता था और जिसे वापस हम फिर ओरिजिनल वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक ये टीडियस प्रोसेस है जिसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है और एरर के चांसेस भी होते हैं। तो इसके लिए एक एनालिटिकल मेथड हम यूज़ करते हैं जिसमें हम कम समय में दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं और इसमें रिजल्ट भी हमें एक्यूरेट मिलता है। तो इस एनालिटिकल मेथड में जो रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ऑब्टेन होता है, क्या वैल्यू होती है, इसे इस डायग्राम के हेल्प से समझिए। सपोज वेक्टर ए वेक्टर बी किसी ट्रायंगल ओ पी क्यू के साइड ओ पी और पी क्यू से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो ओ क्यू साइड रहेगा, थर्ड वाला साइड, वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका हम ए वेक्टर बी और आर का रिलेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू एन और पी को यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब एक हमें राइट ट्रायंगल फॉर्म मिल गया, ट्रायंगल क्यू ओ एन। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। जैसे हम वेक्टर ए को आगे बढ़ाएंगे तो ये पी से एन की तरफ वेक्टर ए है और पी से क्यू की तरफ वेक्टर बी है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अल्फा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है, अल्फा है वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल। ये डायरेक्शन वेक्टर ए आर का है और ओ पी डायरेक्शन वेक्टर ए का है। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, whereas theta is the angle between vector A and vector B। अब ये जो छोटा एक ट्रायंगल बना हुआ है QPN, ट्रायंगल QPN में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस QN अपॉन PQ इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट इज QN इक्वल्स टू PQ साइन थीटा या QN इक्वल्स टू B साइन थीटा, इक्वेशन 1। इसी ट्रायंगल में अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ले लें PN अपॉन PQ, तो हमें cos थीटा का टर्म मिल रहा है जो सिंप्लीफाई होकर मिल रहा है PN इक्वल्स टू B cos थीटा, इक्वेशन 2। ये PN या QN के वैल्यूज इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि जब इस ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम इनके साइड्स का रिलेशन निकालेंगे तब इन वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, QN की और PN की। ट्रायंगल ट्रायंगल QON में देखिए, ट्रायंगल QON में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन जो बेस है यानी ON, उस ON को O से N तक हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, OP प्लस PN। तो यहाँ ON को OP प्लस PN के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया है और एक्सपांड किया। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PN प्लस PN स्क्वायर और लास्ट में QN स्क्वायर। इन स्मॉल ट्रायंगल दिस PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, सो दिस टर्म इज रिप्लेस्ड विथ PQ स्क्वायर। तो लास्ट में यहाँ पे PQ स्क्वायर आ जा रहा है। PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर को PQ स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है तो इस जगह पे PQ स्क्वायर आ गया। सो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PN प्लस PQ स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ OQ, OP, PN एंड PQ, so we get R square equals to A square plus 2AB cos theta into B square, which can be rewritten as R equals to under the root A square plus B square plus 2AB cos theta। ये मास्टर फॉर्मूला है जो A, B और थीटा को रिलेट करते हुए R का वैल्यू देता है। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B और थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। इससे हमें R मिला। अब R का डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए हम एक बार फिर ट्रायंगल QON कंसीडर करते हैं। QON में परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें तो tan अल्फा मिलेगा, यानी QN अपॉन ON इक्वल्स टू tan अल्फा
एंड ओ एन को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, और पी एन का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था बी कॉस थीटा, क्यू एन का वैल्यू कैलकुलेट किया था बी साइन थीटा, और ओ पी का वैल्यू ऑलरेडी ए है, तो हमें यहाँ पे टेन अल्फा का वैल्यू मिलता है क्यू एन अपॉन ओ एन, फिर इसको स्प्लिट करके लिखा था क्यू एन अपॉन ओ पी प्लस पी एन, एंड वैल्यूज पुट करने पे टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। तो इक्वेशन 4 से हमें डायरेक्शन मिल रहा है, टेन अल्फा यानी अल्फा मिला, एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ आर विथ वेक्टर ए, और एंगल 3 से वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो 3 से मैग्नीट्यूड और इक्वेशन 4 से डायरेक्शन मिल जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का। अब इक्वेशन 3 में हम कुछ स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के केस में। अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हों, तो अगर हम पैरेलल वेक्टर लेते हैं, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ही डायरेक्शन में, मतलब उनके बीच का एंगल थीटा 0, और जब हम यहाँ पे कॉस थीटा में कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 होता है, तो ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विच इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है रूट के अंदर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आर इज इक्वल्स टू मिलेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू इस केस में मैक्सिमम होगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ए और बी सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलता है। इसे हम आर मैक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्पेशल केस ले रहे हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, या इसको हम एंटी पैरेलल बोलें तो, और कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो इक्वेशन 3 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 यानी -1 या इंटू होगा, तो ये रिड्यूस होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो एक्सपांडेड फॉर्म है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो रहा है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे मिनिमम आ रहा है ए माइनस बी के फॉर्म में, या फिर ये बी माइनस ए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वेदर ए इज ग्रेटर और बी इज ग्रेटर। और थर्ड स्पेशल केस है, इफ द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में cos 90 रखेंगे, cos 90 0, सो आर इक्वल्स टू आएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी 90 डिग्री पर हैं, थीटा का वैल्यू 90, cos 90 0, तब आर का वैल्यू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। थर्ड टर्म इसमें एलिमिनेट